Hello everyone. Welcome to our part 3 of research and publication ethics. So these sessions are useful for those who are actually pursuing their PhD and are into their coursework. Previous two sessions we have already done the introductory part and about what is research publication ethics and so on. And today's session we are going to start the research ethics as in topic. Now, before we move to the term research ethics, it's very important to understand ethics. Ethics का मतलब क्या है? See, in normal life हम usually बहुत बार सुनते हैं that the thing कि आपने ये जो किया वो ethical नहीं है. You should always use ethics. तो ethics यानी क्या? Ethics means understanding of what is right and what is wrong. तो जब हम हमारे मॉरल वैल्यूज को बैकअप करके एथिकली काम करते हैं, ये समझते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो सिंपली अगर मैं एथिक्स को समझने की कोशिश करूं तो एथिक्स का मतलब होता है क्या सही है और क्या गलत है, तब भी वो चीज को फॉलो करना व्हेन नो वन इज वॉचिंग. सो सिंपल एग्जाम्पल हम इसको लेके चलते हैं. लाइक एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर में एक प्रिंटर है और प्रिंटर का जो काम है वो ऑफिस के प्रिंट के लिए यूज होता है. लेकिन एम्प्लॉय क्या करता है कि उसमें से अपने पर्सनल पेपर्स को प्रिंट कर लेता है अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट को, राइट. बट अब क्वेश्चन आता है कि ये एथिकल है या नहीं है. किसी एम्प्लॉय के लिए समवन वुड बी लाइक नहीं नहीं बिल्कुल एथिकल नहीं है, ये तो सही बात नहीं है. कोई एम्प्लॉय कि इसमें क्या ही हो जाता है, इसमें क्या ही गलत है. अब जो एथिक्स किसी के लिए कैसा है किसी के लिए कैसा है, ये कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. इसी तरीके से रिसर्च एथिक्स भी है. रिसर्च एथिक्स के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं. जब आप रिसर्च करते हो, व्हेन यू डू अ रिसर्च, व्हेन यू आर इन्वॉल्वड इनटू द रिसर्च, यू हैव टू फॉलो द एथिक्स. अब इन एथिक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है? सो दैट you are maintaining your integrity, respect for others, you have the responsibility of your action. आगे पता चलता है आपने तो गलत किया, किसी और का कॉपी किया, you are responsible for your own actions. जो उसके consequences होंगे वो आप खुद ही उसको फेस करेंगे. ट्रांसपेरेंसी रहती है. इफ यू आर राइट मीन्स यू आर राइट, पीपल नो दैट दिस इज राइट, दिस इज ट्रस्टेबल. एंड फाइनली फेयरनेस. ठीक है, जस्ट अपने इनपुट्स या अपने आउटकम को अचीव करने के लिए आप किसी और के साथ में गलत नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब हमारे नोट्स पे आते हैं. रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है? आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट और रिसर्च एथिक्स ऑन अ रिसर्च एथिक्स, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च एथिक्स, एक्सप्लेन द ब्रांचेस और एक्सप्लेन द, you can say, the different determinants of the research ethics, what are the factors involved in the research ethics. तो आप अपना आंसर एथिक्स को डिफाइन करके, भले ही आपको क्वेश्चन में रिसर्च एथिक्स पूछा है लेकिन आप अपना आंसर एथिक्स को डिफाइन करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं. सो द टर्म एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स इथोस, which means custom or a character, and a Latin term which means more indicated morals or manner. ठीक है, तो आपका कैरेक्टर दिखाता है एथिक्स. अ सिस्टमैटिक, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर. देखो प्रिंसिपल, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि एक वर्कर के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए वो प्रिंटर से प्रिंट लेना इज नॉट बिग डील, और किसी के लिए वो अनएथिकल है. हमारे जो रियल लाइफ में जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, थोड़ा सोच के देखना क्या वो एथिकल है. अब जितने भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो वहां पे एक एस्ट्रिक साइन होता है और एक डिस्क्लेमर होता है. अगर फॉर एग्जांपल लेके चलो किसी हेयर प्रोडक्ट या हेयर शैम्पू का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो वहां पे लिखा होता है, डिस्क्लेमर होता है कि क्लिनिकल रिसर्च करके उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये जो हेयर शैम्पू है आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है. तो डिस्क्लेमर इज देयर. पहले ये नहीं होता था. सो दैट इज द प्रिंसिपल. आप किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे क्या चीज सही है या गलत है उसको स्टडी करना इज एथिक. सो एथिक इज अ स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन द ह्यूमन कंडक्ट. It is a branch of a philosophy that studies moral principles. Hence, ethic is also called as moral principle.
फिलॉसफी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? इट इज बिलीफ, प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशन दैट हैपेंस इन डे टू डे लाइफ, उसे फिलॉसफी कहते हैं. ठीक है. फिलॉसफी क्या करती है? फिलॉसफी हमारे एक्शंस और बिहेवियर को डिफाइन करती है कि हम लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वो किस पे बेसिस्ड होता है? हमारे बिलीफ, अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स पे. अब एथिक्स रेफर्स टू, ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में आप उनको लिख सकते हैं. प्रिंसिपल, वैल्यू एंड मॉरल गाइडलाइन दैट गवर्न ह्यूमन, इंडिविजुअल और ग्रुप. एक इंडिविजुअल भी और ग्रुप में भी अगर आप काम कर रहे हो, आप ग्रुप में भी अनएथिकल बिहेव कर सकते हो. तो इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर एंड देयर डिसीजन मेकिंग. It encompasses the concept of what is right or wrong, good or bad, moral duties and obligations. ये भी बहुत important है. Moral duties and obligations. See, being a doctor, when there are patient, आपके सामने patient है, तो आपकी moral duties क्या है? आपको क्या करना चाहिए? आप अपना कंफर्ट देखोगे, आप प्राइजेस देखोगे, या बीइंग अ डॉक्टर आप उस पेशेंट का इलाज करोगे? तो वो आपकी मॉरल और ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस में आता है, टुवर्ड द सोसाइटी एंड टुवर्ड द अदर. ये भी हमारे एथिक्स का पार्ट है. टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आंसर में लिखने के लिए यूज कर सकते हैं. इवैल्यूएटिंग योर एक्शन, इंटेंशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस. हमें एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, एक प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं, जिनके बेसिस पे हम बिहेवियर, खुद के बिहेवियर को और दूसरे के बिहेवियर को एनालाइज, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि वो एथिकल है या नहीं. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन फॉर फेयरनेस, जस्टिस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. ये मैंने शॉर्ट टर्म में बना के लिखा ताकि याद रहे. फेयरनेस, बीइंग फेयर, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है. जस्टिस, यू हैव टू बी जस्टिस, डू जस्टिस टू एवरीवन. अगर आपके रिसर्च का कोई फायदा हो रहा है तो वो इक्वली सबको होना चाहिए. जो रिसर्च का हिस्सा थे, जो आपके सैंपल पॉपुलेशन का हिस्सा थे, उनको उसका पार्ट, उनको उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए. ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. एथिक्स में वेरी फ्रॉम कल्चर, रिलीजन, फिलोसॉफी. वेरी कर सकता है, हाँ, सबके हिसाब से सबके एथिक्स अलग हो सकते हैं. सिंपल example is like in Hindu culture we have different ethics, in Muslim culture or any other culture we have different ethics. तो वो कल्चर, रिलीजन या फिलोसॉफी के बेसिस पे डिफर कर सकता है, बट इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एम एट प्रमोटिंग द ह्यूमन वेलबींग एंड ग्रेटर गुडविल, मिनिमाइजिंग द हार्म एंड जस्टिस. आपका टारगेट जो रिसर्च का यही होना चाहिए, दैट यू डू मैक्सिमम गुड फॉर अदर्स and reduce the injustice and the harm. Ethics is moral plus reasoning. Reasoning क्यों? Because you are actually trying to evaluate. You are trying to do this something which is logical. Now, moving to moral philosophy. ठीक है, तो ethics किस पे based है? moral philosophy पे. Moral philosophy, also known as ethics, a branch of a philosophy that studies what is right or wrong, गुड और बैड, वर्चुअस, नॉन वर्चुअस. इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. व्हाट इज वर्चुअस एंड नॉन वर्चुअस? सी, वर्चुअस लाइक, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी एंड उस कंपनी का कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो नेचर के एनवायरमेंट, जो हमारा एनवायरमेंट है या नेचर है, उसको अफेक्ट करता है, इल इफेक्ट्स होते हैं. सो बीइंग अ वर्चुअस पर्सन, आप उस एज एन पर्सन आप उस वक्त क्या डिसीजन लोगे? दैट इज बीइंग अ वर्चुअस. Right? Virtuous is something you are at the level where you can decide everything what is right or wrong. Moral philosophy is subfield of ethics, especially focuses on what is morality and how it should guide human behavior. It is concerned with the justification of moral principles and the theories. So now ये हमारा moral philosophy का definition है. Question can be in the exam that what do you mean by moral philosophy? What are its implication? So while writing that answer you can start with this moral philosophy का definition. अब जो moral philosophy है, ये wide range of issues में deal करता है. See, पहले तो आपको समझ में आना चाहिए moral philosophy, morality means हमको ये सही तरीके से estimate और evaluate करना आ रहा है. हमारी moral philosophy हमें समझा रही है कि right क्या है, wrong क्या है. So moral philosophy के अंदर में we have meta ethics, normative ethics, applied ethics and moral psychology.
मेटा एथिक्स क्या है? मेटा, जहां पे ये टर्म आ जाता है ना, मेटा का मतलब हम कहीं पे उसके वाइड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। जैसे मेटा नॉलेज, व्हाट इज मेटा नॉलेज? स्टडी ऑफ नॉलेज इज मेटा नॉलेज। तो मेटा एथिक्स का मतलब क्या है? जहां पे हम, ठीक है, मीनिंग ओरिजिन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल, सो मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसे ऐसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में, कि अगर वही जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस में पेपर्स प्रिंट आउट कर रहा है, तो वो एथिकल नहीं है। क्यों नहीं है? ये स्टेटमेंट आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? तो ये जो ओरिजिन है ना, कि ये कहां से आया, वो स्टडी करना, दैट इज मेटाएथिक्स, अ ब्रांच ऑफ अ मॉरल फिलोसॉफी दैट एग्जामिन नेचर ऑफ एथिकल स्टेटमेंट, क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ मॉरल टर्म्स, सही क्यों नहीं है, गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द मॉरल जजमेंट, ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, वो डायरेक्ट हमारे टारगेट्स या हमारे आउटपुट को ही टारगेट कर रहा है या नहीं, या सब्जेक्टिव है यानी पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें हम कहाँ स्टडी करते हैं? मेटा एथिक्स में। रिस्पॉन्स पॉसिबिलिटी ऑफ मॉरल नॉलेज, ठीक है। ये था हमारा मेटा एथिक्स। नॉर्मेटिव, नॉर्म से हमेशा याद रखना जब हम रूल्स और स्टैंडर्ड से डील करते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स यानी एस्टेब्लिशिंग द मॉरल स्टैंडर्ड। एक ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, मॉरल फिलॉसफी है, जो डिफाइन करता है या डेवलप करता है वो स्टैंडर्ड्स, वो थ्योरीज और वो प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे आप किसी एक्शन को एथिकल कहोगे या नहीं कहोगे, ठीक है। क्वेश्चंस हाउ इंडिविजुअल ग्रुप बिहेवियर ऑट टू बी, तो किन स्टैंडर्ड बिहेवियर पे या स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स और थ्योरीज के बेसिस पे आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के बिहेवियर को एथिकल कहोगे, और वो कैसा होना चाहिए, एथिकल यानी कैसा होना चाहिए। इट इंक्लूड द थ्योरीज लाइक यूटिलिटरिज्म, डेंटोलॉजी एंड वर्च्यू, इसे हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, डिटेल में। अब आते हैं अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स होता है प्रैक्टिकल इश्यूज, प्रैक्टिकल मॉरल इश्यूज। एक रिसेंटली एक केस हुआ था, ठीक है, एंथेनेशिया, एक पर्सन है जिसको डिग्निटी को सेव करते हुए डाई बाय डिग्निटी, मतलब ही वॉज इन बेसिकली कोमा सिंस लॉन्ग ईयर्स, और उसको एनेस्थेनेशिया यानी डेथ का राइट दिया, राइट टू डाई। अब ये कहाँ से आता है? ये है प्रैक्टिकल। वो इतने सालों से ही वॉज नॉट एबल टू, मतलब पेरेंट्स के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी वो एक तरीके का बर्डन हो रहा था, एंड इवन उस इंडिविजुअल के लिए भी। सो डिग्निटी और टू राइट टू डाई को एनेस्थेनेशिया के अंदर उसे एक राइट दिया गया, दैट ही इज हैविंग अ राइट टू डाई, ही कैन बी रिमूव्ड, उसके जो मशीन लगी हुई है उसको हटा के, एक्सटर्नल मशीनरी हटा के हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे मरने का राइट दे सकते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे प्रैक्टिकल मॉरल इश्यूज हैं। इवॉल्व्स अराउंड द एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक प्रैक्टिकल इश्यूज और डिलेमा सच एज अबॉर्शन। किस केस में आप अबॉर्शन कर सकते हो? अबॉर्शन इज इलीगल, बट देयर आर द कंडीशन, मेडिकल इमरजेंसी, वेयर यू हैव टू डू द अबॉर्शन। सो मॉरल प्रिंसिपल जजिंग देम, सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। अब हम आते हैं मॉरल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी किस तरीके से हम सोच कर डिसीजंस लेते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टिंग मॉरल डिसीजन मेकिंग, साइकोलॉजिकली प्रोसेस अंडरलाइंग मॉरल जजमेंट एंड बिहेवियर। किस तरीके से हम सोचते हैं, सोच क्या है हमारी, कॉग्निटिव, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल रीजनिंग, अल्ट्रूरिज्म, एम्पैथी एंड इमोशनल इन्फ्लुएंस। ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये सारे हमारी हमारे मॉरल साइकोलॉजी से आती है, ठीक है।